आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित जो शेष टॉपिक रह गए उन पर विचार विमर्श करेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रथम चैप्टर राष्ट्रीय आय से संबंधित हमने 7 वीडियोस में आपको लगभग सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई थी और उसके पश्चात कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए लाभदायक हो सकते हैं। आज हमने उनको इसमें शामिल किया है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। ये जो मैटर है ये रिटन फॉर्म में आपको हमारी वेबसाइट से शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। आज के इस टॉपिक में हमने शामिल किया है हरित लेखांकन, हरित आय, समृद्धि दर और विकास का संबंध। यहाँ से आईएएस मुख्य परीक्षा में विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय जो एक ट्रेडिशनल चैप्टर है उससे संबंधित ये नई अवधारणा है जिन्हें इसके साथ पढ़ाया जाता है। हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग क्या है? हरित लेखांकन का अर्थ है किसी भी देश की एक निश्चित वर्ष में राष्ट्रीय आय का प्राकृतिक संसाधनों के साथ आकलन करना। अर्थात जब किसी देश में एक राष्ट्रीय आय निश्चित वर्ष में प्राप्त होती है तब उसके पीछे यह गणना की जाती है कि इस राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने में कितने प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग हुआ है, उनका दोहन किया गया है, अथवा कितनी मात्रा में उनको क्षति अथवा नुकसान हुई है। जब हम इस प्रकार की गणना विभिन्न प्रकार की विधियों से करते हैं तब उसे हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग कहा जाता है। इस ग्रीन अकाउंटिंग को किस तरीके से व्यवहार में लागू किया जाता है या मेजरमेंट यानी आय का ग्रीन अकाउंटिंग का तरीका किस प्रकार से व्यवहार में लागू होता है या ऐसे मापन का तरीका भी कहा जाता है। चूंकि राष्ट्रीय आय एक निश्चित वर्ष में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्रों से प्राप्त कुल आय का मौद्रिक मूल्य होती है, इसलिए तीनों क्षेत्रों से जो हमें आय प्राप्त होती है तब इन तीनों क्षेत्रों से प्राप्त आय के पीछे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन या क्षति की मात्रा का अनुमान लगाएंगे इसके माध्यम से। जैसे प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य क्षेत्र और वन क्षेत्र को शामिल किया था और इस पर हमने प्रथम चैप्टर के एक वीडियो में विस्तृत रूप में चर्चा की थी। यहाँ केवल हम यह जांचेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में जो आय भारत को एक वर्ष में प्राप्त हुई उस आय को प्राप्त करने के लिए भारत ने कितने प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का दोहन किया। यानी जब हम कृषि कार्य करते हैं तब कृषि कार्य करने से मिट्टी की गुणवत्ता किस रूप में प्रभावित हुई और जल संसाधनों का कितना प्रदूषण हुआ। तब हम प्राथमिक क्षेत्र से जो आय प्राप्त हो रही है एक वर्ष में उस आय के आधार पर इन प्राथमिक क्षेत्र में जितने प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है उनका आकलन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। इसे हरित लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में जो आय प्राप्त होती है निर्माण, विनिर्माण, खनन क्षेत्र, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, दो द्वितीय क्षेत्र के 4 उपक्षेत्र हैं। इन चारों ही उपक्षेत्रों से अधिकांश स्थिति में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। यानी द्वितीय क्षेत्र से जब हमारी आय बनती है तब उस आय के सापेक्ष यह देखा जाएगा कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना हुआ। अगर हमने इन गैसों का सही मापन कर लिया तब हम उसे हरित लेखांकन के अंतर्गत ही शामिल करेंगे। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट, परिवहन और संचार सेवाओं का विस्तार किया जाता है, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया जाता है, सामुदायिक एवं निजी सेवाओं का विस्तार किया जाता है और इस विस्तार से मुख्यतः फॉरेस्ट रीजन या वन क्षेत्र या वन संसाधनों को सर्वाधिक नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में जितने वन संसाधनों को नुकसान हुआ है उसका लेखांकन या उसकी अकाउंटिंग इसके माध्यम से की जाती है। इस प्रकार हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय के संबंध में एक नवीन अवधारणा है जो हमको ये बताता है कि तीनों क्षेत्रों के द्वारा एक निश्चित वर्ष में एक राष्ट्र की जो आय प्राप्त होती है उस आय के पीछे इतने प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ और उस नुकसान का हम मौद्रिक मूल्य
इस लेखांकन विधि के माध्यम से लिख लेते हैं और तब इस मौद्रिक मूल्य का प्रयोग हम इससे संबंधित अगला जो सब टॉपिक है हरित आय या ग्रीन जीडीपी के साथ करते हैं। हरित आय या ग्रीन जीडीपी क्या होती है? इसका अर्थ है कि एक देश की राष्ट्रीय आय जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणों के साथ समायोजन के पश्चात प्राप्त होती है। अर्थात हरित लेखांकन से हमको यह प्राप्त होता है कि एक देश की राष्ट्रीय आय के पीछे इतनी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ। अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान अथवा क्षति को उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में से उस वर्ष में अगर घटा देते हैं तब जो आय बचेगी वह आय ग्रीन जीडीपी या हरित आय कहलाएगी। यानी मानचित्र में यह बताया गया है कि एक देश में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों क्षेत्रों से जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी, इस राष्ट्रीय आय से जितने प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होगा, अगर हम उन प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को इस राष्ट्रीय आय में से घटा देते हैं तब जो शेष आय बचती है उसे हरित आय या ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपने प्राकृतिक संसाधनों के हुए नुकसान को नहीं घटाया तब अगले वर्ष या भविष्य में राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन नहीं बचेंगे। इसलिए जितनी राशि राष्ट्रीय आय में से घटाई जाती है उस राशि को इन प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्स्थापित करने में या रिवाइव करने में खर्च किया जाता है। जैसे इन तीनों क्षेत्रों के विकास से वन संसाधन जल संसाधन को जितना नुकसान होता है तब एक निश्चित राशि को राष्ट्रीय आय में से निकाल करके अतिरिक्त मात्रा में वन लगाए जाते हैं, जल संसाधनों के प्रदूषण को कम किया जाता है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है। तभी हम अगले वर्ष में और अधिक जीडीपी और राष्ट्रीय आय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं किया जाता है तब एक सीमा के पश्चात प्राकृतिक संसाधन हमारे पास नहीं बचेंगे, तब एक देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र का किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं होगा और देश का सामाजिक आर्थिक विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। इसलिए हरित लेखांकन और हरित आय में नजदीकी संबंध है। अर्थात हरित लेखांकन हमें नुकसान की मात्रात्मक गणना का आंकड़ा बताता है और हरित आय हमको इस मात्रात्मक गणना को राष्ट्रीय आय में से घटाने से प्राप्त होती है। यानी हरित लेखांकन के पश्चात ही हरित आय या ग्रीन जीडीपी प्राप्त होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसे ही आगे जाकर के पोषणीय जीडीपी, सस्टेनेबल जीडीपी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी जीडीपी हमको प्राप्त हो रही है और हमारे पश्चात आने वाली पीढ़ियों के स्वरूप में प्राप्त होती रहेगी। तब इस विश्व में, इस ग्लोब पर विकास का पैमाना हमेशा प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल बना रहेगा, जो अभी वर्तमान में विभिन्न प्रकार के मतभेदों से घिरा हुआ है। अगला टॉपिक है इसमें समृद्धि दर और आर्थिक विकास में संबंध क्या है। ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वृद्धि दर को ही क्लासिकल अर्थ में या सही अर्थों में समृद्धि दर भी कहा जाता है। तो समृद्धि दर का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? समृद्धि दर को मात्रात्मक वृद्धि या क्वांटिटेटिव ग्रोथ रेट के रूप में मापा जाता है। अर्थात यानी जब किसी वस्तु की या उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है तब उसे इस रूप में देखा जा सकता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5% से बढ़कर के वर्तमान में 7% या 7.5% तक जा चुकी है। अतः यह मात्रा के रूप में वृद्धि को शो कर रहा है, किंतु यह केवल मात्रात्मक वृद्धि का सिंबॉलिक अर्थ होता है। इसके माध्यम से हमें अर्थव्यवस्था की रियल पिक्चर पता नहीं लगती है। इसके लिए हमें आर्थिक विकास की ओर जाना होगा। इस आर्थिक समृद्धि दर को 1950 से 1980 के दशक में हिंदू वृद्धि दर के रूप में आलोचना की जाती थी। प्रोफेसर राजकृष्ण, जो भारत के जाने माने अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने 1950 से 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी की वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर के रूप में संबोधित किया। इसका अर्थ उन्होंने यह बताया कि इस दशक में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर भी 3 से 4% थी और भारतीय अर्थव्यवस्था अथवा जीडीपी की वृद्धि दर भी
3 से 4% थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है, जीडीपी की वृद्धि दर भी उसी दर से बढ़ रही है और इसे एक देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उचित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार 1980 के पश्चात भारत सरकार ने अपने देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में रणनीतिक बदलाव किए और उसके पश्चात हमने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 से 4% की स्टैटिक कंडीशन या ट्रेजेक्टरी से बाहर निकाला है और यही कारण है कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था 4% से आगे 7% या 7.5% की ग्रोथ रेट को आज शो कर रही है। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदू वृद्धि दर के ट्रैप या जाल से बाहर आ चुकी है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का सूचक है। यानी अब प्रोफेसर राजकृष्ण का कॉन्सेप्ट भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होता, किंतु उनकी एक अवधारणा अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरी नहीं हुई है। उनके अनुसार अगर जनसंख्या में 1% की वृद्धि होती है तब इस बढ़ी हुई जनसंख्या की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्र की जीडीपी में 4% की वृद्धि होनी चाहिए, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी ऐसा नहीं हो रहा है। यानी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 7 से 7.5% बनी हुई है, जबकि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ये सालाना 2% के लगभग बनी हुई है। यानी हम जितनी जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं उस अनुपात में जीडीपी में वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे हर साल जनसंख्या रूपी संसाधन का बोझ प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ जाता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि सही दिशा में नहीं हो पाती है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि या तो हम जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाएं अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर को 7-8% से बढ़ा करके 10, 11, 12 या 2 डिजिट में प्राप्त करें। यह भविष्य की बात है। समृद्धि दर के अंतर्गत 3 प्रकार की स्थितियों को देखा जाता है। इन 3 प्रकार की स्थितियों पर आईएएस मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि दर की स्थितियां, पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है। विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों की स्थिति को आप इन 3 स्थितियों के आधार पर समझ सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कहां एग्जिस्ट करती है यह आपको यहां से पता लग जाएगा। यानी समृद्धि दर की पहली अवधारणा होती है आभासी समृद्धि दर, यानी वर्चुअल ग्रोथ रेट। आभासी समृद्धि दर का अर्थ है जब एक देश में उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ती है, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है, किंतु बाजार में उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बाजार में जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने पर उत्पादन की कीमत बढ़ जाती है, जबकि उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है। जैसे अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए सन 2000 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 40 मिलियन टन हुआ और 2010 में अगर उत्पादन 40 मिलियन टन ही रहता है तब इसे इसके अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि जब 2000 में 40 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन था उस समय गेहूं की 1 किलोग्राम कीमत 10 रुपए थी और 2010 में गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत 20 रुपए हो गई। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई किंतु बाजार कीमत बढ़ गई। इसे एक देश की अर्थव्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्ति माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस आभासी वृद्धि दर के अंतर्गत लंबे समय तक रही और अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र आभासी वृद्धि दर के अंतर्गत आते हैं, जबकि विकसित राष्ट्र अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन इस स्थिति से बहुत पहले बाहर जा चुके हैं। समृद्धि दर का दूसरा कॉन्सेप्ट है नाम मात्र की वृद्धि दर, नॉमिनल ग्रोथ रेट। इसका अर्थ होता है जब मात्रा में थोड़ी वृद्धि हो, यानी उत्पादन भी थोड़ा सा बढ़े और बाजार में उसकी प्रति किलोग्राम कीमत भी बढ़े, इसे इसकी तुलना में थोड़ा सा बेटर माना जाता है। यानी नाममात्र की समृद्धि दर आभासी समृद्धि दर की तुलना में थोड़ी सी बेहतर स्थिति मानी जाती है, क्योंकि उसमें उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई और बाजार कीमतों में भी थोड़ी वृद्धि हुई, किंतु इसे वास्तविक समृद्धि दर नहीं माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह स्थिति भी कुछ क्षेत्रों में वर्तमान में दिखाई देती है, जबकि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनमें यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है।
तीसरी कंडीशन होती है वास्तविक समृद्धि दर, रियल या एक्चुअल ग्रोथ रेट। इसका अर्थ होता है कि हर साल एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, जबकि बाजार में उसकी कीमतें या तो स्थिर रहनी चाहिए अथवा उनमें गिरावट आनी चाहिए। जैसे सन 2000 में अगर गेहूं का उत्पादन 40 मिलियन टन था, तब सन 2000 में उसका उत्पादन 80 मिलियन टन होना चाहिए और 2017 में उसका उत्पादन 140 मिलियन टन होना चाहिए। और गेहूं की कीमत जो 10 रुपए प्रति किलोग्राम थी सन 2000 में, वह 2010 और 2017 में इतनी ही रहनी चाहिए। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की विकसित स्थिति को व्यक्त करेगा, अर्थात उस देश ने बाजार की मांग को अपने अधिक उत्पादन सप्लाई के माध्यम से कंट्रोल कर लिया और अधिक सप्लाई करने के लिए आपने अपनी अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश और बेहतर टेक्नोलॉजी को अपनाया है, इसलिए आपके देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन ज्यादा हुआ। इस उत्पादन से आपने अपने देश की आवश्यकता को पूरा किया तथा इसका एक भाग आपने निर्यात किया और उस निर्यात से आपको भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। दुनिया के सभी विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था यहां पर एग्जिस्ट करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में यह कंडीशन नहीं पाई जाती है। तो यहां से आप समझ सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से अभी बहुत पीछे है। यानी हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को इन दोनों प्रकार की ट्रेजेक्टरी, कठिन स्थिति से बाहर निकाल करके एक्चुअल ग्रोथ रेट की ओर मूव करना होगा और इसके लिए हमें इस देश की जीडीपी में और अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में ईमानदारी से प्रयास करना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक विकास का संबंध क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का अर्थ होता है एक देश के समाज और अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज। यानी समृद्धि दर तो सिर्फ ये बता रही है कि मात्रा के रूप में वृद्धि कितनी हुई, और विकास हमको ये बता रहा है कि मात्रा के रूप में जितनी वृद्धि हुई है उसके द्वारा उस देश की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ। जैसे अगर भारत की जीडीपी 1950-51 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी और वर्तमान में भारत की जीडीपी लगभग 125 लाख करोड़ हो गई है। यानी भारत ने अपनी जीडीपी में 1950-51 से 2016-17 तक लगभग 100 गुना से ज्यादा की वृद्धि की है। किंतु इस वृद्धि से विकास कितना हुआ है? क्या भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी ही वृद्धि की है? क्या भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में, रोजगार की अवस्था में और बेरोजगारी को दूर करने में अगर बेहतर प्रयास किए हैं तब उसे विकास माना जाएगा। अर्थात विकास एक देश के संदर्भ में यह बताता है कि शिक्षा और साक्षरता का स्तर कितना बढ़ा। 1950-51 में यदि भारत की साक्षरता 21% थी, तब वर्तमान में भारत की साक्षरता लगभग 75% है। इसका अर्थ भारत में अब विकास भी हो रहा है, यानी समृद्धि दर विकास में कन्वर्ट हो रही है। 1950-51 में शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी और 2016-17 में इसे हमने घटा करके काफी कम हुआ है। यानी समृद्धि दर से हमने विकास किया है, किंतु यह विकास पूरी तरह से यथार्थ में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यानी जितनी हमने ग्रोथ रेट प्राप्त की है उस मात्रा में भारत में अभी विकास नहीं हुआ है। यानी समृद्धि दर और विकास के संबंध को 3 आधारों पर देखा जा सकता है और यहां से फिर हमें पता लग जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से फेज में एग्जिस्ट करती है, रहती है। समृद्धि दर और विकास में अगर बराबर का संबंध है, अगर समृद्धि दर 7% हुई, एक देश की जीडीपी में 7% की ग्रोथ रेट हो रही है, तब 7% की ग्रोथ रेट से जितनी एक वर्ष में एक देश की राष्ट्रीय आय बनेगी, उस राष्ट्रीय आय से उस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास उतना ही होना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं होता है। विकसित राष्ट्रों में जितनी समृद्धि दर होती है उसी अनुपात में उन देशों का विकास होता है, इसलिए भारत यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। समृद्धि दर विकास से अधिक हो सकती है, भारत की स्थिति यही है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रही है, किंतु उस अनुपात में सामाजिक आर्थिक विकास देश का नहीं हो रहा है। इसका प्रमाण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा निर्धनता
बेरोजगारी, कुपोषण और भुखमरी के आंकड़े भारत के संदर्भ में ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका मतलब 7 से 8% की ग्रोथ रेट हम प्राप्त करने के बावजूद इन प्रतिकूल परिस्थितियों को हम विकास में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर विकास की तुलना में ज्यादा है और ये एक देश की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है। समृद्धि दर विकास से कम होनी चाहिए, ये विकसित राष्ट्रों का लक्षण है। पहला और तीसरा लक्षण विकसित राष्ट्रों का है, यानी विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में आप देखो जापान, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों की अर्थव्यवस्था में जीडीपी की समृद्धि दर 3%, ज्यादा से ज्यादा 4% हो रही है। लेकिन इन देशों में विकास अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है, यानी इन देशों में साक्षरता 100% पहुंच चुकी है और सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों को आवास, घर की सुविधा मिल चुकी है। बेरोजगारी वहां कोई समस्या नहीं है, निर्धनता उन देशों में पाई नहीं जाती, भुखमरी, कुपोषण जैसी समस्याएं वहां पर नहीं है। यानी इन देशों की ग्रोथ रेट कम होने के बावजूद इन्होंने अपने पूरे के पूरे विकास को प्राप्त कर लिया है और ग्रोथ रेट 3 से 4% होना भारत की तुलना में कम होने के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को पहले ही उच्च स्तर पर प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब इनको अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अगर ये 3 से 4% भी ग्रोथ रेट प्राप्त करते हैं तब ये टॉप कंडीशंस मानी जाती है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी विकास हुआ नहीं है, इसलिए हमें 8%, 9% या 2 डिजिट में ग्रोथ रेट प्राप्त करने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास का मापन कैसे किया जाता है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता कैसे लगेगा, मेजर कैसे करेंगे, इसे विभिन्न स्थितियों के आधार पर देखा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र में आर्थिक विकास को विभिन्न आधारों पर मापा जा सकता है। एक राष्ट्र में जीडीपी या जीएनपी में जितनी ग्रोथ हो रही है उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि आर्थिक विकास हुआ। यानी अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तब इससे आर्थिक विकास सीमित रूप में होता है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय में जीडीपी, जीएनपी में वृद्धि नहीं होगी तब गारंटीड विकास नहीं होगा। अगर हम शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तब इसके लिए जीडीपी में मात्रात्मक वृद्धि होना आवश्यक है। तो सीमित रूप में हम मान सकते हैं कि अगर जीडीपी, जीएनपी बढ़ रही है तब गारंटीड कुछ ना कुछ विकास उस देश में हो रहा होगा, किंतु इसे आर्थिक विकास का अच्छा पैमाना नहीं माना जाता भारत में, क्योंकि भारत में जीडीपी में ग्रोथ रेट हुई है, उस अनुपात में आर्थिक विकास नहीं हुआ है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, यानी एक देश में एक व्यक्ति की जितनी आय होती है अगर वह आय बढ़ रही है रेगुलर तब इसे भी आर्थिक विकास का पैमाना मान सकते हैं। किंतु आपको ध्यान रखना चाहिए, पिछली क्लास में एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय में उस राष्ट्र की जनसंख्या का भाग लगाने से प्राप्त होती है। अतः प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय नहीं होती है, यह केवल औसत स्थिति होती है, क्योंकि अगर पूरे देश की जनसंख्या का भाग आप राष्ट्रीय आय में लगाएंगे तब उससे ऐसे व्यक्तियों के हिस्से में भी आय प्राप्त हो जाएगी जो अर्निंग पर्सन नहीं है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक्चुअल कंडीशन नहीं होती है, जो अर्निंग पर्सन नहीं होते हैं उनकी भी इसमें आय शो हो जाती है। यह केवल औसत स्थिति का सूचक होता है, इसे आर्थिक विकास का बेहतर पैमाना नहीं मान सकते, जबकि भारत ने लंबे समय तक इसको पैमाने के रूप में स्वीकार किया है और यह अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी मॉरिस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया है कि एक देश के आर्थिक विकास को मापने का बेहतर तरीका यह है कि उस देश में जीवन की में गुणवत्ता लाने के लिए भौतिक संसाधनों का विकास किस अनुपात में हुआ है। और PQLI इंडेक्स निकालने के लिए उन्होंने 3 पैरामीटर्स को शामिल किया है, साक्षरता, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति। यानी तीनों इंडेक्स को अगर आप शामिल करते हैं और इनका एवरेज निकालते हैं तब हमें PQLI इंडेक्स प्राप्त हो जाएगा और इसे आर्थिक विकास का थोड़ा सा बेहतर पैमाना इन दोनों की तुलना में मान सकते हैं। चौथा जो आधार है वो है क्रय शक्ति क्षमता, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। IMF के अर्थशास्त्री GR कैसल ने इस क्रय शक्ति क्षमता के फॉर्मूले को प्रस्तुत किया। इस फॉर्मूले से हमें यह पता लगता है कि एक देश की इकाई मुद्रा उस देश की अर्थव्यवस्था में कितनी खरीदारी कर सकती है, अर्थात भारत में 1 रुपए से कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं।
अमेरिका में 1 रुपए के बराबर $1 का कितना हिस्सा उन वस्तुओं को खरीद सकता है। अगर भारत में 1 रुपए में जितनी वस्तु खरीदी जाती है उतनी ही वस्तु 1 रुपए का $1 का अंश अगर खरीदता है तब इसे एक देश की दूसरे देश के सापेक्ष क्रय शक्ति क्षमता, क्रय यानी खरीदने की समानता कहा जा सकता है। किंतु यह बेटर पैमाना नहीं हो सकता क्योंकि भारत में 1 रुपए में अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मैच्योर अर्थव्यवस्था नहीं है। जबकि अमेरिका में 1 रुपए का अनुपात अगर डॉलर में निकाला जाए तब वहां पर इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, एक सिंगल टॉफी भी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि उस देश की अर्थव्यवस्था का एक लेवल बन गया है। इसलिए वहां पर मिनिमम प्राइस की जो वस्तु है वो 1 रुपए से ज्यादा शुरू होती है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर 1 रुपए या इससे कम मूल्य के सिक्के में भी कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। और चौथा जो पैमाना हुआ है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह इंडेक्स प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी सन 1990 से मानव विकास सूचकांक और मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। पहले यह मानव विकास रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक को व्यक्त करता है। और मानव विकास सूचकांक में 3 प्रकार के इंडेक्स सूचकों को, विषयों को शामिल किया जाता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति क्षमता। इस मानव विकास सूचकांक पर डिटेल में चर्चा मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो और अधिक वीडियो सामग्री के लिए आप इसको सुनने के पश्चात सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अधिक जानकारी चाहते हैं देन वेबसाइट पर कमेंट लिख करके भेज सकते हैं।